नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन राठौड़ वंश की शुरुआत कर रहे हैं, राठौड़ वंश की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने मेवाड़ के गोहिल तक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद भी करवाने की कोशिश की है। देखो साथियों, दीपावली का त्योहार पास में है, ठीक है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट इस क्लास को भी दीपावली के बाद देखें, और लेकिन जो कंटिन्यू देख रहे हैं, मैं समझता हूं वे विद्यार्थी लक्ष्य के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि ये दीपावली हर साल आएगी, ये दीपावली की सफाई हर साल करनी है, ये परिस्थितियां हर साल रहेगी, लेकिन ये वैकेंसी हर साल नहीं आनी है और इसके लिए की गई तैयारी हर साल वापस नहीं होनी है। जो एक दिन निकल गया वो निकल गया, बस आप लोगों की जिंदगी से वो दिन निकल गया। उस एक दिन को आपने यदि यूटिलाइज कर लिया है, परिस्थितियों से लड़कर, अपने हालातों से लड़कर, और जो भी चाहे जैसा भी काम है उसमें से टाइम निकाल के आपने अपनी पढ़ाई को दिया है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश की है, तो निश्चित रूप से सफलता आप लोगों का इंतजार कर रही है। देखो, काम मेरे पास भी बहुत सारे हैं, नया दिन है, आप लोगों के पास में काम होंगे उससे 5 गुना मेरे पास में ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं समय सेट करके आप लोगों को क्लास देता हूं और कोशिश यही रहती है कि किसी भी कंडीशन में आप लोगों की नियमितता नहीं टूटे। उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि ये नियमितता यदि टूटती है ना, फिर वापस बन नहीं पाती। कई विद्यार्थी सोचते हैं अभी जो है ये त्योहार निकाल देते हैं, ये कर लेते हैं, फिर हम जो है इकट्ठी हो जाएगी क्लास, तब देख लेंगे, ये नहीं हो पाता। चाहे कितना ही अपन मान लें, 90% विद्यार्थी उसे वापस कवर नहीं कर पाते और वहां से पिछड़ जाते हैं। आप एक बार सोच कर देखो, आपने जहां पे छोड़ा और आप सोच रहे हैं कि हम बाद में इसको कवर कर लेंगे एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के, तो जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं। तो जब आप एक्सीलेटर देना चाहेंगे तब वो और भी एक्सीलेटर देकर आपसे आगे निकल जाएंगे। सीधी सी बात है, समझ में आ जाए तो कंटिन्यू रखना अपने आप को, बाकी फिर कंटिन्यू आप उनके लेवल की बराबरी नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए, मेरा परम कर्तव्य है आप लोगों को चेताना, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी जो है वो इस भ्रम में रहते हैं कि हम कवर कर लेंगे, लेकिन कवर नहीं होता है। चलिए, आज अपन पढ़ रहे हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश, और इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। जहां जहां विशेष आप लोगों को जोर देना है वो मैं कहूंगा, आप लोगों को जोर देने की बात आएगी, मैं बताऊंगा कि यहां जोर देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, अपन स्लाइड्स पे आते हैं। देखो, सबसे पहले ध्यान दो कि मारवाड़ वंश है कौन सा। तो यहाँ पे जो आप लोगों को ये बाउंड्री लाइन दिख रही है, देखो जैसलमेर वाला क्षेत्र छोड़ देते हैं, और बीकानेर जो है मारवाड़ यानी कि जोधपुर के राठौड़ शाखा से ही निकली हुई एक शाखा है, ठीक है। तो वो बीकानेर वाला क्षेत्र आ जाएगा बाद में, लेकिन ये स्पेशली आप लोगों के लिए क्या कहलाएगा, मारवाड़। अब इतिहास में जब जब आप लोगों को मारवाड़ पढ़ने को मिले, आप ऑटोमेटिक लिंक करना कि ये जोधपुर है। क्या लिंक करोगे, ये जोधपुर है, और जोधपुर की शाखा से ही, जोधपुर के राठौड़ वंश से ही बीकानेर के राठौड़ वंश की शाखा निकलती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अब मैं आप लोगों को ले जाता हूं पृथ्वीराज चौहान के समय। कौन सा युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था, 1191 1192। उसके बाद में 1194 में होता है चंदावर का युद्ध, और चंदावर का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी से लड़ते हैं जयचंद गहड़वाल, गहड़वाल वंश के जयचंद। जयचंद गहड़वाल के पौत्र यानी कि पोते थे राव सिंहा जी। राव सिंहा जी अपने 200 सेवकों के साथ में पश्चिमी राजस्थान की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, और फिर जो है वो यहां पे मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं। राठौड़ जो शब्द है वो राष्ट्रकूट शब्द से बना है, शब्द राष्ट्रकूट है, वंश से लिंक मत करना। राष्ट्रकूट शब्द से बना है, राठौड़ शब्द से बना है, और ऐसे करके करके राठौड़ शब्द बना, ठीक है, ऐसे करके राठौड़ शब्द बना है। और ये जो क्षेत्र है इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं आप लोगों के, देखो जोधपुर, बीकानेर, जालोर, नागौर, पाली के आसपास का क्षेत्र, और एक आप लोग और शाखा पढ़ते हैं इतिहास में, किशनगढ़ के राठौड़। क्या पढ़ते हैं, किशनगढ़ के राठौड़। तो किशनगढ़ में कौन सा वंश था, तो ये भी ध्यान रखना अपने को, राठौड़ वंश था। अब राठौड़ों की उत्पत्ति से रिलेटेड जो है बहुत सारे अलग अलग मत चलते हैं, मैं राव सिंहा जी पे आऊंगा, उससे पहले अपन बात करते हैं राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में। इसमें बहुत सारे मत चलते हैं अलग अलग, तो ये अकॉर्डिंग इनके अनुसार ही याद करना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखना, हिरण्यकश्यप की संतान होने का इनको मतलब किसने जो है ये मत का प्रतिपादन या समर्थन किसने किया है, वो किया है राज रत्नाकर और भाट साहित्य। राज रत्नाकर और भाट साहित्य। भाट साहित्य अधिकांश किंवदंतियों यानी कि कहानियों पर आधारित हुए हैं, ये भी ध्यान रखें कि मतलब इतिहास में आप लोगों को प्रश्न पूछेंगे ना, प्रश्न पत्र में सीधा पूछा जाएगा क्या भाई बताओ, हिरण्यकश्यप की संतान होने का राठौड़ों से संबंधित मत का प्रतिपादन किसने किया है। तो अपने क्या ध्यान रखना है, राज रत्नाकर और भाट साहित्य, ठीक है।
ठीक है, यूं भी याद रख सको, हिरण्यकश्यप की संतान और राजभा, क्या राजभा। हमारे पश्चिमी राजस्थान में जो स्पेशली राजपूत जो कल्चर होता है उसमें बड़े भाई को भाभा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भाभा। और प्रेम हूं भा कह दे खाली, ठीक है, राजभा है, हीरभा। तो ये तरीके को मतलब सम्मान दिए जा रहे हैं। तो ये ध्यान रख सकते हो, राजभा। तो इससे क्या याद रह जाएगा? राज रत्नाकर भी और भाट साहित्य भी। सूर्यवंशी होने का समर्थन किसने किया? दयाल दास ख्यात और कर्नल जेम्स टॉड ने किया है। कन्नौज के गहडवाल वंश का मत का प्रतिपादन किसने? मोड़ोदनारायण सिंह और चंद्र बरदई, ठीक है, क्योंकि राव सिंहा से वंशावली आगे बढ़ती है। वृहतबल की संतान होने का जोधपुर राज्य की ख्यात ने किया है। और बदायूं के राठौड़ों के वंशज होने का गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। ये मत आप लोगों को जो मैंने 5 मत बताए हैं, ये 5 मत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 5 मत आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मारवाड़ के राजवंश में, मारवाड़ के राठौड़ वंश में आप लोगों को पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर? बढ़िया तरीके से पढ़ना है, लेकिन चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक था ब्रो, आगे बेटा। ओके, अब देखो राव सिंहा की बात करते हैं। अब राव सिंहा कौन थे? राव सिंहा जयचंद गहडवाल के पौत्र थे। मैंने आप लोगों को बताया ये अपने 200 सेवकों के साथ में पश्चिमी राजस्थान की तरफ आते हैं। और पश्चिमी राजस्थान की तरफ जब ये आते हैं तो यहाँ पे जो है एक लाखा फुलानी नाम का लूटमार करने वाला, मतलब एक लुटेरा था जिसका बहुत ज्यादा आतंक था यहाँ। क्या नाम था? लाखा फुलानी। हो सकता है पूछा जाए, लाखा फुलानी, इसका आतंक बहुत ज्यादा था। तो पश्चिमी राजस्थान में जो है सोलंकी वंश का शासन था उस समय। अब सोलंकी वंश में आप लोगों को राजा वगैरह नहीं पूछेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना कि सोलंकी वंश का शासन था। तो सोलंकी वंश का जो सरदार था उसने राव सिंहा से ये निवेदन किया कि योद्धा थे राव सिंहा और अपने 200 सैनिकों के साथ में आए थे, तो इनसे निवेदन किया कि लाखा फुलानी का आतंक बहुत ज्यादा है, आप हमें जो है इससे मुक्ति दिला दो। राव सिंहा ने लाखा फुलानी को पराजित किया और इससे प्रसन्न होकर जो सोलंकी वंश का राजा था उसने अपनी पुत्री पार्वती सोलंकी का विवाह कर दिया राव सिंहा के साथ, ठीक है। तो ये पार्वती जो है ना, पार्वती सोलंकी का विवाह कर दिया राव सिंहा के साथ में, ठीक है। और फिर जो है यहां से ये थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है पालीवाल ब्राह्मण होते हैं। कौन होते हैं? पालीवाल ब्राह्मण होते हैं। तो यहाँ की क्षेत्रीय मतलब जो जातियां थी उनसे ये परेशान थे, लूट मार बहुत ज्यादा करते थे वो। तो राव सिंहा ने इन पालीवाल ब्राह्मणों को भी उनसे मुक्ति दिलाई। लेकिन कुछ समय पश्चात, क्योंकि देखा इन्होंने कि यहाँ के जो पालीवाल ब्राह्मण थे इनके पास में राजकाज सत्ता ज्यादा थी, कुछ समय पश्चात राव सिंहा ने ये ब्राह्मण जितने भी सरदार थे इनको हराकर, इनको मारकर यहाँ का राजकाज जो है वो ले लिया था, ठीक है। यहाँ का राजकाज पूरा का पूरा ले लिया था। बिठू पाली नामक जगह को केंद्र बनाया, बिठू गांव पाली को केंद्र बनाया। फिर इनकी जो है मुसलमानों से, या मुसलमान जो आक्रमण करने आए उनसे भी लड़ाई हुई और उनसे लड़ाई में बताते कि 1 लाख सैनिक मारे गए, इसलिए इस युद्ध को लाख झमर का युद्ध कहा गया। क्या कहा गया? लाख झमर। मैं आपको सारे के सारे की पॉइंट बता रहा हूं जो आप लोगों को सिर्फ इस तरीके से याद रखना है। यदि ये चीजें पूछी तो डायरेक्ट पूछेंगे। क्या पूछ सकते हैं? लाखा फुलानी को किसने हराया? यहाँ पे आतंक था, तो राव सिंहा। लाख झमर के युद्ध का संबंध किससे था? राव सिंहा से था, ठीक है। पार्वती सोलंकी से विवाह याद रखना है ना। और ये पूरी स्टोरी आप लोगों के दिमाग में चलनी चाहिए जैसे मैं बता रहा हूं। तो बस आप लोगों की ये चीज क्लियर। बाकी राव सिंहा से मोस्ट ऑफ प्रश्न यही पूछते हैं कि भाई मारवाड़ के राठौड़ वंश का आदि पुरुष कौन था? कि राव सिंहा था। मारवाड़ के राठौड़ वंश का आदि पुरुष कौन था? राव सिंहा था, ठीक है। अब इनके बाद में, अब ये इन्होंने जो है बिठू पाली में केंद्र बना के राठौड़ वंश की स्थापना कर दी यहाँ, ठीक है। इनके बाद में इनका पुत्र बनता है आस्थान जी, शासक बनते हैं यहाँ के। कौन बनते हैं? आस्थान जी। आस्थान जी के समय दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अब समय कौन सा आ गया? समय आ गया 1290। देखो 1290 91 रणथंबोर के समय भी अपन ने जलालुद्दीन खिलजी को पढ़ा था। तो ये जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण कौन से राठौड़ वंश के शासक के समय हुआ? सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो भैया आस्थान जी याद रखना है। अपने को क्या ध्यान रखना है? आस्थान जी याद रखना है, ठीक है। तो यहां से जो है ये आप लोगों को ध्यान रखना। समझ आ गई बात?
अब इनके बाद में शासक बनते हैं धुवड़ जी। अब वैसे तो बीच में और भी जैसे शासक है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई सीधी सीधी याद करो और रिवीजन करना आसान रहे। इनके अलावा बीच वाला शासक न तो पूछे और न आज दिन तक ही पूछा, और क्योंकि पूछने लायक सवाल ही कौन बने बीच में, तो सीधो सीधो जो है कि भाई राव सिंह पटिया बिंगे बाद में आसान जी में एक ही लाइन पढ़नी है और बिंगे बाद में धुवड़ जी पढ़ना और धुवड़ जी प्रश्न पूछे। तो जहां पे जोर देना है वो आपको ध्यान होना चाहिए। इसको कहा जाता है दैट्स कॉल्ड एग्जाम अप्रोच। फिर कहते हैं ना आप गुरुजी आप लिमिटेड पढ़ाते हैं उसमें से ज्यादा सवाल आ जाते हैं, जबकि बहुत सारे जो है ग्रंथ पढ़ा देते हैं, पूरे पूरे हमारे रजिस्टर भरवा देते हैं, उसमें से इतने सवाल नहीं आ पाते। तो इसे कहा जाता है एग्जाम अप्रोच के अनुसार पढ़ना, और यही कहलाती है स्मार्ट स्टडी। आप लोग सर्च करते हो सारे रीले चल दी स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, ये है भैया मैं तो पढ़ा रहा हूं, देख लो तुम सीधा सीधा। आस्थान जी के बाद राव धुवड़ जी जो है खेड़ के शासक बने। अब खेड़ वर्तमान में जो है खेड़ किस तरफ पड़ता है, खेड़ पड़ता है बालोतरा की तरफ। क्या पड़ता है, बालोतरा। ठीक है, खेड़ कहां पड़ता है, बालोतरा। अब इनके अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन पूछी जाती है, इन्होंने कर्नाटक के शासक को हराकर वहां चक्रेश्वरी माता की मूर्ति थी उसको बालोतरा के नागाना नामक स्थान पर लाके स्थापित किया। ध्यान रखना, कर्नाटक के अंदर जो मूर्ति स्थापित थी उन्हें कहा जाता था चक्रेश्वरी माता। क्या कहा जाता था, चक्रेश्वरी माता। उनकी मूर्ति को लाकर बालोतरा के अंदर नागाना नामक स्थान पे स्थापित करवाया, तब ये कहलाए नागणेजी माता। क्या कहलाए, नागणेजी माता है। नागाना में स्थापित करवाया और इन्हें नागणेजी माता के नाम से जानते हैं। अब जो राठौड़ वंश है, राठौड़ वंश के जितने भी मतलब राठौड़ जितने भी है उनकी कुल देवी कौन है, नागणेजी माता। उनकी कुल देवी कौन है, या मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है, नागणेजी माता। विद्यार्थी कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मंदिर है। क्या है, चामुंडा माता का मंदिर है। तो क्या गुरुजी चामुंडा माता कुलदेवी है कि नागणेजी माता, तो इनकी कुलदेवी नागणेजी माता है। जो धुवड़ जी के समय चक्रेश्वरी माता कर्नाटक में थे उनको यहाँ पे लाके स्थापित करवाया, तो नागणेजी माता इनकी कुलदेवी है। तो आप लोग यह ध्यान रखना है, चामुंडा माता आराध्य देवी है, उनकी पूजा करते हैं, मंदिर है उसके अंदर मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। अब देखो प्रतिहारों से संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हो गए कौन, धुवड़ जी, और ये नागणेजी माता का मंदिर आप लोगों को ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो यहां से बनता है, बेटा स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखो, अब ध्यान रखो, अब बीच में और बहुत से शासक बने, लेकिन अब फिर अपने को पढ़ना है रावचुंडा। क्या पढ़ना है, रावचुंडा। अब देखो रावचुंडा यहाँ पे अलग है और कुंवरचुंडा मेवाड़ के अंदर अलग थे। मेवाड़ के जो कुंवरचुंडा है वो मेवाड़ के भीष्म कहलाए हैं, मेवाड़ के भीष्म पितामह कहा गया है, क्योंकि उन्होंने जो है अपने पिताजी की इच्छा पूर्ति के लिए राजकाज त्याग दिया था, है ना, मोकल के पक्ष में। पढ़ाया, याद है क्या नहीं, हंसाबाई वाली स्टोरी, ओके याद है, रहा थे मेरे होशियार हो, अब बात पक्की है, तो आप लोगों को ये याद रहता है। चलो बढ़िया है। तो यहाँ पे जो है ये रावचुंडा है। ठीक है, अब रावचुंडा के पिता कौन थे, वीरमदेव, और ताऊ थे मल्लीनाथ जी। अब देखो ये मल्लीनाथ जी है ना, ये वही मल्लीनाथ जी है जो आप पढ़ते हो लोक देवता के अंदर। किसमें पढ़ते हैं, लोक देवता में। ठीक है, लोक देवता में इन्होंने 13 दलों को, यानी कि 13 जो है सेनाओं को पराजित किया था मल्लीनाथ जी ने, 13 दलों को पराजित किया। इसलिए एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है इतिहास के अंदर, तेरे तुंगे भांगिया माले सलखाने। इनके पिता जो है सलखा जी थे, इनके पिता सलखा जी थे मल्लीनाथ जी के, तो इसलिए कहा जाता है तेरे तुंगे भांगिया माले सलखानी के, माले यानी कि मल्लीनाथ जी सलखा जी के जो पुत्र थे उन्होंने, इनके बारे में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये जो है चुंडा वीरमदेव के, तो मतलब वीरमदेव के पुत्र थे, और इनके ताऊजी कौन थे, मल्लीनाथ जी थे। इन्हीं के मल्लीनाथ जी के नाम से ही बालोतरा के जो लूणी नदी के आसपास वाला क्षेत्र है वो मालानी कहलाता है। क्या कहलाता है, मालानी कहलाता है। ठीक है, मालानी कहलाता है, ये ध्यान रखना। अब देखो इनके संरक्षण कौन बने हैं, आलाचारण बने हैं इनके संरक्षक। किसके, रावचुंडा के संरक्षक आलाचारण थे। इंदा प्रतिहारों से मंडोर दहेज में मिला। अब इंदा प्रतिहारों से मंडोर दहेज में मिला है, जो इंदा शाखा थी यहाँ की, प्रतिहार वंश की इंदा शाखा थी, ये भी जो है यहाँ के मतलब स्थानीय आक्रांताओं से वगैरह बहुत परेशान थे, तो रावचुंडा ने जो है इनको इससे मुक्ति दिलाई थी, इसलिए इनको जो है
यहाँ पे इनकी पुत्री से विवाह करके दहेज के रूप में मंडोर इनको दिया गया। ये डायरेक्ट पूछते हैं प्रश्न। रावचुंडा ने मंडोर को मारवाड़ की राजधानी बनाया, ये भी पूछेंगे कि मंडोर को भाई राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? रावचुंडा। इनके समय नागौर में चुंडासर तालाब और जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण हुआ है, वो किसके समय हुआ है? अपने चुंडा के समय, राव चुंडा के समय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जोधपुर में चांद बावड़ी अलग है, आबानेरी दौसा में अलग है, दोनों ही अलग है, तो ये चुंडा जी में ध्यान रखना है। फिर यहां पे फिर आगे अपन को पढ़ना है राव रणमल। क्या पढ़ना है? राव रणमल। अब ये चुंडा के पुत्र थे और रणमल के समय ही फिर हंसाबाई का रिश्ता जाता है मेवाड़। ठीक है, ये वही रणमल है जो बारमली अपन ने पढ़ा था कि बारमली के हाथों विष दिलवा दिया था। देखो स्टोरी पूरी लिंक होगी, मेवाड़ और मारवाड़ की स्टोरी लिंक होगी आपस में। क्यों? यहां से रणमल से फिर लिंक होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो, चुंडा द्वारा कान्हा को उत्तराधिकारी बनाने के कारण रणमल पहले सोजत और बाद में मेवाड़ चले गए थे। अब क्या हुआ कि इसमें रणमल बड़ा होने के बावजूद इन्हें कान्हा को जो है उत्तराधिकारी बना दिया था। इससे नाराज होके ये चले गए थे। रणमल पहले सोजत गए, इसके बाद में फिर मेवाड़ चले गए। मेवाड़ मोकल के संरक्षक बन गए पहले, है ना, मोकल के संरक्षक बन गए और उसके बाद में राजनीति में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होने के कारण बारमली के हाथों विष दिलवाया गया था। मेवाड़ में रणमल मोकल का संरक्षक भी रहा है। और राघव देव की हत्या। अब राघव देव कौन? राघव देव मेवाड़ के जो कुंवर चुंडा थे, मैं पूरी आप लोगों को वापस रिकॉल करवा रहा हूं। वो मेवाड़ के जो कुंवर चुंडा थे, जो मालवा जाने से पहले राघव देव को यहाँ छोड़कर गए थे कि मेरे पीछे कामकाज तुझे संभालना है, उस राघव देव की करवा दी थी इन्होंने हत्या। राघव देव की हत्या करवाने के कारण मेवाड़ी सरदारों ने बारमली की सहायता से रणमल को मरवा दिया था। और जब रणमल को मरवाया तब जोधा भी वहां मौजूद थे, रणमल के पुत्र। तो फिर जो है एक पुंगी वादक जो था, उसने फिर वो ऐसे तरीके से पुंगी बजाई कि भाई भाग सके तो भाग रहे, जोधा रणमल और मारे जाए। इस तरीके से इतिहास में लिखा मिलता है। तो अपने को यह ध्यान रखना है कि बारमली की सहायता से जो है रणमल को मरवा दिया था। ठीक है, यहाँ पे रणमल के अंदर। अब ये रणमल के समय मैंने आप लोगों को हंसाबाई वाली स्टोरी पूरी की पूरी मेवाड़ के अंदर बता दी थी। हंसाबाई का सगाई का नारियल जो है वो बेचते हैं, लाखा उस समय दरबार में मौजूद होता है, दरबारी हंसी उड़ाते हैं वगैरह वगैरह। आप लोगों को पूरी स्टोरी बता रखी हूँ। यूं भी थे कहानियां सुनने शौकीन ज्यादा हो, ले बेटा स्क्रीनशॉट ले। अब यहाँ पे रावजोधा उधर से भाग जाता है और रावजोधा यहाँ पे आके शासक बनता है। ठीक है, रावजोधा यहाँ पे शासक बनता है। अब देखो, अपने पिता रणमल की मृत्यु के समय रावजोधा जैसे तैसे भागकर मारवाड़ पहुंचे और हंसाबाई के सहयोग से मारवाड़ मेवाड़ संधि होती है, जिसको बोला जाता है आवल बावल की संधि। क्या बोलते हैं? आवल बावल की संधि बोलते हैं। कब हुई थी बेटा ये? 1453। और हंसाबाई से रिलेटेड मेवाड़ की क्लास देखी है आप लोगों ने, तो मैंने हंसाबाई से रिलेटेड पूरी चीज बताई थी कि हंसाबाई देखो किसकी पत्नी, किसकी पुत्री, किसकी बहन, किसकी दादी, किसकी बुआ, ये पूरा का पूरा मेवाड़ में आप लोगों को डायग्राम बता चुका हूं मैं। ठीक है, चलिए। जोधा की बेटी श्रृंगार देवी का विवाह मेवाड़ के रायमल से किया गई। ठीक है, इनका विवाह जो है मेवाड़ के रायमल से किया गया। ठीक है, ये क्योंकि फिर इनके बीच में जो है संधि सुलह करवाने के लिए जो ये फिर किया गया था हंसाबाई को कहकर, जोधा ने अपनी बुआ हंसाबाई से कहकर ये चीजें, तो ये आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है। अब राव जोधा ने 1459 में जोधपुर शहर बसाया। देखो 1459 में जोधपुर बसा है, 1559 में उदयपुर बसा। उदयपुर को उदय सिंह जी ने बसाया है, जोधपुर को जोधा ने बसाया। अब जोधा जी ने बसाया ना, तो पहले क्या छोटे छोटे जैसे गांव होते थे ना, तो उन्हें फलसा कहा जाता था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी 1459 में ही रखी गई है। और मेहरानगढ़ दुर्ग जहां पे मतलब नींव रखी गई और फिर उसे कहा गया राव जोधा जी का फलसा। अभी भी आप मेहरानगढ़ दुर्ग में एंटर करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है, जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है राव जोधा जी का फलसा। तो पहले ये राव जोधा जी का फलसा के नाम से जानते थे, फिर बाद में जो है मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना गया। 1459 में ही मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी है। मेहरानगढ़ दुर्ग यानी कि जोधपुर का किला। जोधपुर का किला। देखो, राज्य ध्वज यदि इनका देखें तो पचरंगा और चील का प्रतीक है, और प्रतीक चिन्ह में क्या है? रणमंका राठौड़, है ना, रणमंका राठौड़। डॉक्टर ओझा ने जोधा को मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक बताया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना इस लाइन को।
डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार अपनी माता के नाम से कोडम देसर में बावड़ी बनवाई। कोडम देखो जिसके पीछे ये ऐसे सर लगा होता है ना, जैसे लूणकरण सर, कोडम देसर है, ये सर जिसके पीछे होता है, सर का मतलब है सरोवर यानी तालाब या पानी का कोई ना कोई स्रोत है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखोगे, यानी कि पानी का कोई ना कोई स्रोत है, यानी जिसको सर कह रहे हैं वो दाता है एक तरीके से, यानी कि वो देते हैं, उपकार करते हैं। दाता मतलब समझते हो, दाता यानी देने वाले, उपकार करते हैं। जिसके पीछे सर लगता है, आप जिसे भी सर कहते हो उनसे आप देख लेना ज्ञान की प्राप्ति ही कर रहे होंगे, है ना। आजकल टाबर कहता है गुरुजी हमने ज्ञान की प्राप्ति की, तो उन्होंने तो पैसे लिए हमसे। अरे पैसे लेकर भी ज्ञान को खरीदा थोड़ी जा सकता है। उन्होंने अपनी सेवा का मतलब एक तरीके से क्या लिया है कि भाई गुरु दक्षिणा तो वैदिक संस्कृति से लेते आए हैं। हम कई जना यूं भी कहते गुरुजी थे फीस लोगों ने तो भी थे, पक्ष क्यों ले रही हूं मानो। तो भाई ऐसा है कि कोई भी शिक्षक जो अपने प्रयास करता है ना, मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं पहले से यही सोच गया था कि भाई मेरी सेवा इस तरीके से रहेगी। और कोई भी शिक्षक, कोई भी संस्था यदि प्रयास कर रही है तो उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं, एफर्ट्स होते हैं, सेवाओं को निरंतर नहीं रख पाते। मैं रख पा रहा हूं तो ये ईश्वर की कृपा है, बाकी नहीं रख पाते, बहुत खर्चे होते हैं। हमें भी पता है, हमें भी पता है कि बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं, बहुत मंथली बहुत ज्यादा चार्जेस आते हैं। कई बार दिमाग में आता है क्या करें, बंद कर दें, क्या करें। लेकिन यूं है कि ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का आदेश है कि तुझे भाई कंटिन्यू करना ही करना है। तेरे भरोसे राजस्थान के लाखों युवा जो है तैयारी कर रहे हैं, सपने संजो रहे हैं, तू बंद नहीं कर सकता। ऐसे मतलब अंतर्मन में मेरे को मतलब ईश्वर से कोई मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है कि भाई भगवान ने प्रकट होकर का है, वो वाली बात नहीं है। लेकिन अंतर्मन में मतलब एक ऐसी मतलब ऊर्जा सी फील होती है कई बार, क्या भाई अपने को तो कम से कम ये करना ही पड़ेगा। तो वो बात अलग है। लेकिन जो शिक्षक गुरु दक्षिणा लेकर या फीस लेकर भी पढ़ा रहे हैं, वो आप कई विद्यार्थी क्या होते हैं कि वो पेड कोर्स किसी ने महंगा लॉन्च किया, गालियां निकालने लग जाते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु है वो दाता ही है। तो ये सर से ध्यान रखना, वो दाता है, ज्ञान दे रहा है नहीं वो तो बहुत मतलब अच्छी बात है। ठीक है, एक शिक्षक क्या कर सकता है, आप लोगों को ज्ञान ही तो दे सकता है, बाकी क्या है बस। तो देखो राव जोधा के पुत्र राव बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव रखी। अब राठौड़ वंश की नींव, ये भी कोडम देसर नाम एक स्थान आया ना, यहीं से बीकानेर के राठौड़ पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। कोडम देसर से जो है यहाँ पे शाखा स्थापित करके ये करते हैं। अब ये राव जोधा के पांचवें पुत्र थे एक तरीके से, राव बीका। इनको बीका को जो है, पांचवें पुत्र तो नहीं थे, राव जोधा के पुत्र याद रखो। तो ये जो है अपने बीका जो है, यहां से बीका को राजगाद नहीं दिया गया, तो बीका जो है बीकानेर में जाकर अपनी शाखा की स्थापना करते हैं। फिर बीकानेर के राठौड़ वंश अलग से स्थापित हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है ब्रो, आगे बढ़ा। इनके बाद में राव सातल देव, सातल फिर सूजा भी बनते हैं। ठीक है, फिर गंगा, फिर मालदेव, फिर चंद्रसेन, इस तरीके से आगे बढ़ना है अपन को। तो देखो सातल देव शासक बनते हैं राव जोधा के पुत्र, जिन्हें जोधा ने रानी जसमादे के प्रभाव से उत्तराधिकारी चुना। अब रानी जसमादे का प्रभाव इतना था कि बीका की जगह इन्हें उत्तराधिकारी चुना है। तो फिर बीका जो है बीकानेर में जाके शाखा स्थापित करते हैं। ठीक है, यही चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ जैसलमेर का सातलमेर कस्बा जो है वो इन्होंने ही बसाया था, इनके नाम से, सातल देव के नाम से ही सातलमेर कस्बा बसाया। मेड़ता के मल्लू खां को पराजित किया था इन्होंने, मेड़ता यानी नागौर के मल्लू खां को पराजित किया था। अब देखो यहाँ पे मल्लू खां का ही सेनापति होता है गुडले खां। गुडले खां द्वारा पीपाड़ में अपहृत कन्याओं को छुड़ाया। अब देखो क्या हुआ कि गुडले खां और एक इनकी सेना जो है, इनकी किसी क्षेत्रों से युद्ध चल रहा होता है, जब इनको से पराजित भी करते हैं तो ये जो वापस लौट रहे होते हैं, तो पीपाड़ नामक जगह पे जो है 140 कन्याएं पूजा कर रही होती है गणगौर की। तो ये बदला लेने के लिए सातल देव से उन्हें अपहरण कर लेते हैं, उन्हें अपहरण करके ले जाते हैं। तो राव सातल देव जो है इस गुडले खां को हरा के उन 140 कन्याओं को तो छुड़ा के लाते हैं। बोनस के रूप में गुडले खां की पुत्री गिंदोली को भी लेकर आ जाते हैं। ठीक है, कि इसको भी लेकर चलते हैं। फिर बाद में जो है सातल देव द्वारा इन्हें हराने के उपलक्ष्य में गुडला त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गुडला त्योहार, जिसमें छिद्रित मटका होता है, अंदर दीपक लगाकर जो है यहाँ पे मारवाड़ के अंदर ये नृत्य किया जाता है। तो गुडले खां से संघर्ष में राव सातल भी बुरी तरह घायल हुए थे, लेकिन ये फिर बाद में जो है इनकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन इन्होंने गुडले खां को पराजित कर दिया था और इन 140 कन्याएं जो थी इनको छुड़ा दिया था, इनको छुड़ाकर वापस ले आए थे।
और गुडला त्योहार की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, अब मालदेव पढ़ने से पहले अपन को पढ़ना है राव गांगा। क्या पढ़ना है? राव गांगा। जो अपने राणा सांगा ने जो खानवा का युद्ध लड़ा था, वहां पे मारवाड़ से इनको सैनिक सहायता भेजी गई थी, वो राव गांगा ने ही भेजी थी, अपने मालदेव के नेतृत्व में भेजी थी। किसके? मालदेव के नेतृत्व में। तो राव गांगा से पहले राव सूजा मारवाड़ के शासक होते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता दी थी इन्होंने, राव मालदेव को सेना लेकर भेजा था। सेवकी का एक युद्ध होता है जिसमें नागौर के दौलत खां और राव शाखा की संयुक्त सेना को जो है पराजित किया था इन्होंने। नागौर के दौलत खां को याद रखना। और दौलत खां और यहां पे जो है ये वीरमदेव मेड़तिया, क्या याद रखो कि वीरमदेव मेड़तिया। ठीक है, वीरमदेव मेड़तिया। अब वीरमदेव से है ना मालदेव का भाई विरोध चल रहा था। मालदेव का और वीरमदेव का जो है आपस में पहले दोस्त थे ये मालदेव और वीरमदेव, लेकिन बाद में जो है इनकी एक हाथी को लेकर लड़ाई हो गई। हाथी का नाम क्या था? दरिया जोश हाथी। दरिया जोश हाथी को लेकर जो है इनके बीच संघर्ष हो गया और फिर जो है इनके भी संघर्ष चलता रहा है। ठीक है, गांगेलाल तालाब और गंगा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया है? राव गांगा ने। इतिहासकारों के अनुसार इनके पुत्र मालदेव ने इनकी हत्या कर दी थी। अब हुआ ऐसा है कि राव गांगा जो है अफीम के शौकीन थे, तो वैसे बुजुर्ग हो गए थे उस समय और अफीम की पिनक में जो है बैठे रहते, शाम को अफीम की पिनक में बैठते थे। अब इतिहासकार लिखते हैं, कई इतिहासकारों ने लिखा है कि राव मालदेव ने इनकी हत्या की और उसके बाद में शासक बना। अब राव मालदेव तो वैसे भी आगे तो शासक बनना ही था। ठीक है, और राव गांगा बुजुर्ग हो गए थे तो वैसे भी शासक तो बनना था, लेकिन इसमें भाई कई इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि राव मालदेव पे जो है ऐसे ही आरोप लगा के राव मालदेव तो जब गए थे कि अफीम की पिनक में जब राव गांगा बैठे थे जरोके के अंदर, तो राव मालदेव गए थे नमन करना है कि भाई पिताजी दोग लगान के भाई मैं जाऊं यूं करे। तो जय ही दोग लगाई तो वो चमक गया कि अरे यार कुण आयो रे, जितने में वो जो है जरोके से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। कई फिर वो सरदार कहते हैं कि भाई राव मालदेव ने जो है धक्का देकर मारा वगैरह, ऐसे इतिहासकार दोनों बातें लिखते हैं कि राव मालदेव ने हत्या की। कई इतिहासकार लिखते हैं कि राव मालदेव अपने राव गंगा जो है अफीम की पिनक में थे, मालदेव जैसे गए तो चमक कर जो है नीचे गिर गए थे। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन इतिहासकार ये चीज लिखते हैं कि राव मालदेव पितृहंता शासक था, यानी पिता की हत्या के बाद में शासक बना, इसलिए पितृहंता शासक कहा जाता है। तो मालदेव ने इनकी हत्या की, इसलिए मालदेव को क्या कहा गया? पितृहंता, मारवाड़ का पितृहंता शासक, पितृहंता शासक कहा गया है। लो स्क्रीनशॉट देखो। अब पढ़ते हैं राव मालदेव। 1532 से 1562 तक शासनकाल रहा है। राव गांगा के पुत्र जिन पर अपने पिता की हत्या का कलंक लगा और इसलिए इन्हें कहा गया पितृहंता शासक, पितृहंता शासक। देखो मेवाड़ के अंदर पितृहंता कौन था? उदा था। कौन था? उदा था। यहां पे पितृहंता राव मालदेव है। लेकिन मालदेव जो है बहुत योग्य सेनापति, कुशल शासक था, इसलिए इसको जो है उपाधि आपको पढ़नी है हशमत वाला शासक। ये कहा है अरबी फारसी इतिहासकारों ने। किसने कहा है? फारसी इतिहासकारों द्वारा कहा गया है। जो शेरशाह सूरी के समय इतिहासकार थे फारसी, उन्होंने कहा है। महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है इन्हें। 52 युद्धों का विजेता कहा है। 58 परगनों का शासक कहा है। ये सारी इनकी मतलब उपाधियां थी। इन्हें मारवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। राज्याभिषेक होता है इनका 1532 में सोजत में। कहते हैं कि सोजत दुर्ग का निर्माण भी सोजत है, पोखरण है, इन दुर्गों का निर्माण, मालकोट का किला, ये सब मालदेव ने करवाए। खानवा युद्ध में मारवाड़ की सेना लेकर शामिल कौन हुआ? मालदेव हुआ। सेना लेकर शामिल मालदेव हुआ, लेकिन शासन उस समय राव गांगा का था। शासन किसका था? राव गांगा का था। भाद्राजून, मेड़ता, सिवाना, जालोर आदि तक अपना राज्य विस्तार करने वाला शासक। ये पूछेंगे भाद्राजून, क्योंकि भाद्राजून अपन ज्यादातर पढ़ेंगे चंद्रसेन के समय, क्योंकि चंद्रसेन जो है पहले भाद्राजून जाते हैं, जोधपुर से निकल के फिर आगे जाते हैं, लेकिन भाद्राजून तक शासन का विस्तार किया वो मालदेव ने किया। वो किसने किया? मालदेव ने। दरिया जोश हाथी को लेकर वीरमदेव से कटु संबंध हो गए, ये मैंने लास्ट स्लाइड पे आप लोगों को बता दिया है। 1536 में जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया, जिसको इतिहास में आप रूठी रानी के नाम से जानते हैं।
अब देखो स्टोरी छोटी सी फिर। उमादेव का विवाह मालदेव से होता है, यहां तक स्टोरी बिल्कुल सही है, सुखी मतलब वैवाहिक जीवन एक तरीके शुरुआत होनी ही। लेकिन यहाँ क्या है कि भाई दो दो बातें चलती है इसमें भी, मैं दोनों पक्ष बताता हूं, ठीक है। दो बातें ये चलती है कि भाई फर्स्ट नाइट के समय, सुहाग रात के समय जो है उमादेव अपने कक्ष में मालदेव का इंतजार कर रही होती है। लेकिन ये कहते हैं कि शराब का बहुत ज्यादा नशा हो जाता है मालदेव को, और मालदेव जो है उमादेव की एक सुंदर दासी थी उस पे रिझ जाता है और उसके साथ में जो है इसे देख लिया उमादेव ने, और उमादेव जो है आजीवन रूठ गई। ठीक है, ये भी बात है। दूसरी बात है कि लूणकरण जो है वो मालदेव को पसंद नहीं करते थे, और लूणकरण और उमादेव की जो माँ वगैरह ये षड्यंत्र रच रहे थे कि मालदेव को जो है किसी तरीके से मारा जाए या ऐसा, और इस बात की, इस योजना की जो है खबर लग जाती है मालदेव को, तो मालदेव जो है उमादेव की तरफ देखते नहीं है, और इस तरीके से इनके बीच में मतलब दूरियां हो जाती है। अब दोनों बातें हैं, ठीक है, ये दोनों बातें हैं, और कुल मिला के उमादेव जो है आजीवन रूठ जाती है और अजमेर की तारागढ़ दुर्ग में जाकर रहने लगती है, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में जाकर रहने लगती है। लेकिन मालदेव द्वारा बाद में मनाने की भी कोशिश की गई, बहुत सारे प्रयास किए, है ना, बहुत सारे प्रयास किए, मनाने की कोशिश की गई। एक बार तो ये भी बताते हैं कि उमादेव मान भी जाती है और वापस जो है मारवाड़ आने के लिए रवाना होने की जैसे तैयारियां, बैग वैग पैक हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ मालदेव की जो दूसरी रानियां होती है, यहाँ मालदेव की जो दूसरी रानियां होती है वो नहीं चाहती कि उमादेव आए, तो वो यहां से जो है आशा भारत नाम के व्यक्ति के साथ में मतलब एक संदेश भिजवाती है वहां पे कि भाई मान तजे तो पीव रखो, पीव तजे तक पीव तजे रख मान, दो गयंद न बंद है एकण खंबे ठाण। यानी कि अपने मान को रखना है तो पीव को तज, यानी कि पिया को त्यागो, और पिया को त्यागना है तो मान को त्यागो। दोनों गाय एक ही खंबे से नहीं बंधी जा सकती भाई। तो ये इस तरीके से उस समय तो मतलब दोहे वगैरह भी खतरनाक होते थे, आजकल तो भले कितनी मैंने देता तो भी कोई असर नहीं है। तो उस समय मतलब उन्होंने ये जो है सोचा कि हाँ मान को कैसे त्यागा जाए, तो इस तरीके से वो फिर आजीवन रूठ के रही है, रूठी रानी। विवाह के अगले दिन ही उमादेव राव मालदेव से रूठकर पूरी उम्र तारागढ़ दुर्ग में बिताती है, और इतिहास में उमादेव को रूठी रानी के नाम से जाना गया है। तो ये ध्यान रखना है, ये स्टोरिया ये काम आएगी आप लोगों को इतिहास याद कराने में। आगे बढ़ो, देखो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मारवाड़ के इतिहास के अंदर। हुआ कब है? 5 जनवरी 1544। कब हुआ है? तिथि पूछी गई एक बार, डेट टू डेट 5 जनवरी, सर्दी की मतलब मौसम, सर्दी का सीजन था, है ना। 5 जनवरी 1544 को हुआ किसके मध्य? शेरशाह सूरी अफगान शासक और मालदेव के मध्य। अब इसमें भी स्टोरी है। सबसे पहले तो देखो मालदेव और अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य हुआ है, 5 जनवरी 1544 को हुआ है। गिरी सुमेल नामक स्थान कहाँ है? जैतारण, और जैतारण वर्तमान कौन से जिले के अंदर आता है? ब्यावर, वर्तमान ब्यावर के अंदर। उस समय मारवाड़ का हिस्सा था, ठीक है, जैतारण मारवाड़ का हिस्सा। मालदेव के सेनापति जैता और कुंपा थे, बहुत योग्य और वीर सेनापति थे, और शेरशाह सूरी इस बात से भली भांति वाकिफ था कि ये जैता और कुंपा के होते हुए हम मालदेव को नहीं हरा सकते। जैता कुंपा अलग, मालदेव अलग, सब मिल गए और युद्ध करेंगे भाई साहब, अपने तो है प्राण पखेरु उड़ा देंगे, अपने इनको नहीं हरा सकते। इसने शेरशाह सूरी ने कूटनीति से काम लिया। इसने क्या किया? कूटनीति का प्रयोग किया। कूटनीति का प्रयोग ये किया कि चोरी छाने, चोरी चुपके 10-10 हजार रुपए जैता और कुंपा के खेमे में रखवा दिए, अंदर टेंट में रखवा दिए, और मालदेव के खेमे के बाहर एक जाली लेटर छुड़वा दिया कि भाई जैता और कुंपा को मैंने खरीद लिया है 10-10 हजार में, मालदेव आप मेरे से संघर्ष नहीं करें, आप अपनी जान प्यारी है तो युद्ध भूमि छोड़कर चले जाए। जैता कुंपा सुबह होते ही जैसे ही युद्ध शुरू होगा मेरी ओर मिलेंगे और मेरी ओर से लड़ेंगे। अब जैता कुंपा के ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार, पूरी यूं समझ लो मारवाड़ की सेना का दारोमदार जैता और कुंपा पे था, इनकी सेनाओं पे था, इनकी सेनाओं पे दारोमदार था। तो जैसे ये मतलब जाली जो है खत मालदेव पड़ता है, मालदेव को विश्वास ही नहीं होता, जैता कुंपा ऐसा कर ही नहीं सकते। तो कोई सामंत के हो गए, क्यों ना अपन चेक ही कर ला, वो कह के 10-10 हजार रुपया दिया तो क्यों ना जैता कुंपा के जो है खेमे की तलाशी ले ले, तो अपने भी संतुष्टि हो जाए।
कि भाई पैसा चीज ही ऐसी है, कह नहीं सकते, क्या बता। तो जैसे ही तलाशी लेते हैं तो बताते हैं कि 10-10 हजार रुपए मिल गए जो उसने कूटनीति करके रखवा दिए थे। अब ये आरोप लग गया भैया जैता कुंपा पे, जैता कुंपा ने भाई ले लिया कि ये तो लांछन है, इतिहास में हमारे जो है भाई वंशज आएंगे उनको भी इस लांछन को सामना करना पड़ेगा। और मालदेव जो है युद्ध भूमि छोड़कर रवाना हो जाता, चला जाता है। अरे आज ही फोन करना है क्या, गजब है पढ़ाने। देखो आप लोगों को मैंने क्लास शुरू हुई जब कहा था कि आप लोगों के पास में जितना काम है ना उससे 5 गुना काम मेरे पास है, फिर भी मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों की कंटिन्यू क्लास रहे। तो किस लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। तो इसलिए आप लोगों को अपने सिलेक्शन के लिए अपनी नियमितता जो है तोड़नी नहीं है, ये ध्यान रख लेना। मैंने देखा कई सारे विद्यार्थी जो है अनियमित हो गए अभी, वो सोचते हैं कि बाद में कंटिन्यू कर लेंगे, कवर कर लेंगे, नहीं होगा। लिख कर ले लो, बाद में कवर नहीं होती चीजें, ठीक है। हाँ तो मैं कहा था, मालदेव युद्ध भूमि छोड़कर चला जाता है। जैता कुंपा सोचते हैं ये तो हमारे ऊपर भाई कलंक लग जाएगा, एक तरीके से हमें तो भाई इस दृष्टि से देखा जाएगा इतिहास के अंदर। तो जैता और कुंपा जो है वो लड़ते हैं। मालदेव चला गया, फिर भी जैता कुंपा लड़ते हैं। और भाई साहब इतनी तबीयत से लड़ते हैं, इतना जबरदस्त लड़ते हैं कि एक बार तो भाई शेरशाह सूरी को लगा कि मैं तो गया, टाटा बाय बाय, खत्म। ऐसी कंडीशन, ऐसी फीलिंग उसने उस समय ले ली थी। लेकिन जो है क्योंकि अफगान सेना जो थी ये बहुत ज्यादा थी और इन्होंने जो है यहाँ पे एक अतिरिक्त सेना लेके, जलाल खान खरवानी आ गया था और उसके बाद में जो है अतिरिक्त सेना का जैसे सपोर्ट मिला तब जाकर जो है ये अफगान सेना बहुत मुश्किल से जीत पाई थी। तभी अनायास ही शेरशाह सूरी के मुंह से निकल जाता, भाई साहब एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत खो देता, क्या दिल्ली का सुल्तान बना बैठा था मैं, और एक मुट्ठी बाजरा। मारवाड़ में होता क्या है कि बाजरा, क्या भाई एक मुट्ठी बाजरे के कारण मैं दिल्ली की सल्तनत खो देता। ये तो ठीक हुआ कूटनीति से मालदीव चला गया था अपनी सेना लेकर, मालदीव भी होता तो अपने तो भाई प्राण पखेरु उड़े हुए थे, यहाँ कोई देखने वाला ही नहीं था यहाँ पीछे। तो ये कहावत यहीं से प्रसिद्ध हुई है। पूरी युद्ध स्टोरी मैंने आप लोगों को बता दी है। अब देखो लिखोगे कैसे, शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में कूटनीति का प्रयोग करके मालदेव और उसके सेनापति जैता कुंपा के मध्य वैमनस्य के बीज बो दिए। जैता कुंपा पर विपक्ष से धन लेने का भ्रम फैलाया गया और इस कलंक को मिटाने के लिए जैता कुंपा ने पूरी ताकत से अफगान सेना पर प्रहार किया। एक समय ऐसा आया कि अफगान सेना के पैर उखड़ने लगे, लेकिन जलाल खान खलवानी द्वारा अतिरिक्त सेना लेकर आ जाने से युद्ध की स्थिति पलट गई। और इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह के मुंह से अनायास निकल पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये किसके बारे में है, गिरी सुमेल युद्ध। तो मैंने पूरी स्टोरी बताई है आप लोगों को, और लिखना कैसे होता है वो ये तरीका है। इसीलिए अपनी नोट्स मेकिंग पैटर्न जो क्लास आती है वो स्टूडेंट के लिए फेवरेट होती है कि कंसेप्ट भी क्लियर होता है और लिखना कैसे, नोट्स कैसे बनाते हैं वो भी क्लियर होता है। इसके बाद देखो मारवाड़ को जीतकर शेरशाह ने उसका प्रबंधन किसे दिया है ये पूछेंगे आपको। खवास खां को इसका प्रबंधक बनाया गया, या प्रशासक बनाया गया। मालदेव इस समय सिवाना दुर्ग में चले गए थे और मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थल भी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है। और कालिंजर अभियान के समय जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद मालदेव ने अपने खोए हुए प्रदेश को पुनः हासिल किया। कलिंजर दुर्ग के जो जीतने में भी शेरशाह सूरी कैसे मरा था, एक घोड़ा दागा कलिंजर दुर्ग पे टकरा के वापस आया, उसके विस्फोट में ये मर गया। शेरशाह सूरी इस तरीके से मरा था। तो इसके बाद में जो है इन्होंने यहाँ पे इसको खोए हुए प्रदेशों को वापस जीता। फिर देखो हरमाड़ा का युद्ध हुआ है। मैंने आप लोगों को लास्ट जब उदय सिंह पढ़ाया तब बताया था कि एक रंग राय नामक पात्र थी, पात्र यानी एक वैश्या हुई, पासवान कह सकते हो। तो रंग रामक नामक वैश्या को लेकर हाजी खां और उदय सिंह मेवाड़ के मध्य संघर्ष हुआ है। और हाजी खां का साथ दिया था किसने, मालदेव ने। तो मालदेव ने हाजी खां का साथ दिया और उदय सिंह को बुरी तरीके से पराजित किया था। हरमाड़ा का युद्ध होता है 1557 में। 1557 मालदेव ने राजस्थान के कई दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें सोजत, मालकोट, पोखरण दुर्ग है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। 1562 में राव मालदेव की मृत्यु हो जाती है और मालदेव की पुत्रियों के विवाह मुस्लिम शासकों के साथ हो चुके थे। कहते हैं कि भाई मोटा राजा उदय सिंह को जाना जाता है मुगलों से संबंध करने के कारण। लेकिन ये पूछे आपको, देखो मुगलों से संबंध करना अलग है और मुस्लिम जो है इनसे संबंध करना अलग पूछा जाएगा। कि मारवाड़ का पहला शासक जिसने मुस्लिमों से संबंध किए थे वो है अपने मालदेव। अब देखो मालदेव की पुत्री कनकबाई का जो विवाह है वो गुजरात के महमूद के साथ हुआ है
और लाल बाई का विवाह जो है वो इस्लाम शाह सूर के साथ हुआ है। ठीक है, सूर यानी अफगान शासक, वही शेरशाह सूरी के पुत्र के। तो ये जो है आप लोगों को इसमें स्पेशली पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना। राम सिंह और उदय सिंह के बड़े होने के बावजूद झाली रानी के प्रभाव से रावचंद्र सेन को उत्तराधिकारी बनाया गया था। तो ये राम सिंह और उदय सिंह रूट कर जो है फिर चले जाते हैं कहा, मुगलों के पास में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, रावचंद्र सेन को फिर बना दिया क्या, उत्तराधिकारी। तो यहां जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहां तक आप लोगों को ये अभी जो है अपन ने तकरीबन 40 मिनट के अंदर बहुत शानदार तरीके से प्योर कंटेंट पढ़ा है कि पढ़ाई कैसे होती है, उस तरीके से पढ़े हैं अपन। और ये क्लास प्रीमियर पर चल रही है क्योंकि मेरे पास अभी इन दिनों बहुत काम का प्रेशर है, बहुत अति है। ये भी मैं सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि शाम को जो है मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, लेकिन समय पे क्लास आप लोगों के चल सके। सोमवार है आज, कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं बता दूं पहले से आप लोगों को कि ये जो दोनों वॉल्यूम है, लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, इसमें कंप्लीट आप लोगों का कॉमन सिलेबस कवर होता है। ये देख लो, कवर पे लिखा हुआ है। ये है आपके सामाजिक अध्ययन SST L2 के विद्यालय विषय की पुस्तक है और ये है L1 के विद्यालय विषय की पुस्तक है। तो इन्हें जरूर पढ़ें साथ साथ, ताकि पुस्तकों का देखो कोई सानी नहीं होता। तो ये जो है आप लोगों को पढ़नी ही है। और इसके अलावा अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास साथ साथ करते रहे। ये वो अभ्यास है जो बाद में नहीं कर पाओगे आप। 7 से 8,000 प्रश्न बाद में ये अभ्यास नहीं कर पाओगे। इनके अंदर के टेस्ट पूरी तरीके से अपडेटेड है, अपडेट कर दिए, शैक्षिक परिदृश्य वगैरह सारा अपडेट है, फ्लैगशिप योजनाएं वगैरह सब। और मात्र जो है इसकी कीमत कॉम्बो भी यदि देखोगे 8-1,000 प्रश्न है इसके अंदर, और मात्र आप लोगों को लागत मूल्य में दिया है। अब इसमें जो है ऑफर की चेष्टा नहीं करें क्योंकि ये सिर्फ लागत मूल्य है। ठीक है, लागत से कम जाना यानी कि थे गुरु जी ने मतलब घाटे में उतारना चाहो तो वो चीज तो भाई थे, मैं तो नहीं सोचू कि थे एडा मतलब होचो, बाकी तो भी एडा होचो तो मुझे ठीक नहीं है भाई। ठीक है, चलिए, तो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और नहीं चल रही तो चलनी चाहिए, ये मैं चाहता हूं। चलिए, आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।